Hello friends, this is Professor Shyam Soni from JK Shah class, and first of all I welcome you all to JK Shah Online, and today we are going to start with last minute revision for 12th standard economics. So total 10 chapters है students, and हर एक chapter quickly मैं discuss करूँगा, हर एक concept मैं आपसे डिस्कस करूंगा. सो प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी जो आपको नोट डाउन करनी है. सो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. टोटल 10 चैप्टर्स है. ओके, so let's begin introduction to micro. Fine. Now first of all we have to understand what is the meaning of the word microeconomics. But वो सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है. देयर आर टू ब्रांचेस. एक है माइक्रो, एक है मैक्रो. माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब टाइनी, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, अ प्रोडक्ट, a commodity. So if I talk about a tree and not a forest, मतलब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूं कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया, एक इंडिविजुअल के बारे में बात किया. मैं सिर्फ यहां मेरा बात कर रहा हूं, ओनली वन पर्टिकुलर, देन इट इज माइक्रो कॉन्सेप्ट. बट अगर मैं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एग्रीगेट टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो वो हो जाएगा मैक्रो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हम मैक्रो डिस्कस नहीं करने वाले हैं. हम डिस्कस क्या करेंगे? माइक्रो करेंगे. माइक्रो मतलब स्मॉल, टाइनी, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर. अगर मैं कहूं जमशेदपुर में स्टील इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं. माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो स्टूडेंट्स याद रखना, माइक्रो कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड. क्या? MIKROS, मिक्रोस, कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मिक्रोस. फिर से क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मिक्रोस, मतलब स्मॉल, टाइनी, नेग्लिजिबल. तो देखो, एल्फ्रेड मार्शल ने कुछ कहा है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद द अटेनमेंट ऑफ एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट. स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स का. कौन सा डेफिनेशन? वेलफेयर ओरिएंटेड. अंकल कहते हैं कि वेल्थ प्लस वेलफेयर. पैसा कमाओ, वेल्थ अरेंज करो और उससे आपकी सारे वांट्स को फुलफिल करो, मटीरियलिस्टिक वांट्स पूरी करो ताकि आपको हैप्पीनेस मिले, आपको सेटिस्फैक्शन मिले. सो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. तो ये आप देख सकते हैं, ग्रीक वर्ड मिक्रोस, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, पर्टिकुलर कमोडिटी, अ प्रोडक्ट. सो it is nothing but study of individual unit. Here we talk about tree, not forest. याद रखना, मैं यहाँ पे एक ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरे फॉरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. सो मैक्रो वायरस इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो गया मैक्रो. इंडिविजुअल माइक्रो. मीनिंग डेफिनेशन जानेंगे. केनेथ बोल्डिंग का डेफिनेशन आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज लर्न दिस डेफिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, मतलब वन पर्टिकुलर हाउस होल्ड. आपके घर के बारे में बात हो रहा है या सिर्फ मेरे घर के बारे में बात हो रहा है, देन इट इज पर्टिकुलर हाउस होल्ड. इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी. एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक सर्विस का प्राइस, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, माइक्रोस्कोपिक स्टडी. केनेथ बोल्डिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज लर्न करके जाइए. माइक्रो इकोनॉमिक्स इन फैक्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी के हर एक यूनिट को इंडिविजुअली स्टडी करना. कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड मिक्रोस. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज विच थियरी? प्राइस थियरी. क्यों? बिकॉज हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में
प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफर, क्योंकि हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में हर एक कमोडिटी का प्राइस अलग होता है, इंडिविजुअली डिसाइड होता है। शर्ट का प्राइस अलग होगा, कार का प्राइस अलग, मोबाइल फोन का प्राइस अलग, इट विल नॉट बी सेम। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज विच थियरी? प्राइस थियरी। इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, मैंने आपको अभी कहा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, दैट इज एक फर्म, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करूंगा तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। हिस्टोरिकल रिव्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिस्ट आएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आते हैं हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहेंगे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज एडम स्मिथ, इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स को आगे कौन लेके गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स को आगे कौन लेके गया? हु टुक इट फॉरवर्ड? एल्फ्रेड मार्शल। तो आप प्लीज याद रखना, ये है क्लासिकल, एल्फ्रेड मार्शल हो जाते हैं नियो क्लासिकल। नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर एडम स्मिथ इज एल्फ्रेड मार्शल। ही प्रोपाउंडेड, वो इकोनॉमिक्स को आगे लेके गए। He is an architect of microeconomics. प्लीज लिखिए, प्लीज राइट इट डाउन। एल्फ्रेड मार्शल इज एन आर्किटेक्ट। क्या बोला? एल्फ्रेड मार्शल इज एन आर्किटेक्ट। वापिस क्या? एल्फ्रेड मार्शल इज एन आर्किटेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स टू स्टडी डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ओके, ये कुछ नाम याद रखना, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, हिक्स, सैमुअलसन, पिग्यो, जुआन रॉबिन्सन, मिसेस जुआन रॉबिन्सन, चैम्बरलिन। इन्होंने भी इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लेट्स गो अहेड। बेसिक क्वेश्चन, दैट इज distribution, efficient distribution of goods produced, efficient allocation of resources, maximum satisfaction। अब जरा ध्यान दीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स speaks about क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पीक्स अबाउट ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। लैंड इज अ रिसोर्स, वाटर इज अ रिसोर्स, मनी इज अ रिसोर्स। सो वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, क्या नेचुरल रिसोर्स हो, उसका बेस्ट यूज होना चाहिए, ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। लेस वेस्टेज और नो वेस्टेज। ये हमको कौन सिखाएगा? ये हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाएगा। So resources should be allocated, क्या बोला मैंने? Resources should be allocated in such a way that producer earns profit, consumer gets satisfaction and society gets welfare। क्या बोला मैंने? प्रोड्यूसर को क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी में होना चाहिए वेलफेयर। इसके लिए रिसोर्सेज स्कैर्स है, बट हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करो, उसको ज्यादा वेस्ट ना करो। ओके, आते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो। ये वही डेफिनेशन है, इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, स्टडी ऑफ प्राइस थियरी, रिसोर्स एलोकेशन, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप मतलब कंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो मैक्रो करेगा। सो इट्स स्कोप इज लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माइक्रो, क्योंकि फिस्कल गवर्नमेंट, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो टैक्स के बारे में बात करेगा। मॉनेटरी कौन करता है? आरबीआई, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा। तो चेंजेस इन टैक्सेस एंड चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर सिटी को इंपैक्ट करेंगे, कि पूरे कंट्री को? पूरे कंट्री को। तो प्लीज याद रखना, मॉनेटरी एंड फिस्कल मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। लेट्स गो टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे मैंने बताया कि प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज डिसाइडेड इंडिविजुअली, डिसाइडेड सेपरेटली, वन बाय वन। प्राइस ऑफ कार विल बी डिफरेंट, प्राइस ऑफ शर्ट विल बी डिफरेंट, प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ वाटर विल बी डिफरेंट।
सबका प्राइस अलग होगा. सो थियरी ऑफ डिमांड दैट इज एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. थियरी ऑफ सप्लाई एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. उसका मतलब यहाँ पे हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर्स, देयर आर टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. स्टूडेंट्स कौन से 4? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में कैपिटल को के लिखा जाता है, के. सी मत लिखना, सी मतलब कंजम्पशन होता है. राइट, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल. बट स्टूडेंट्स ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्री में थोड़ी काम करेंगे. लैंड को देना पड़ेगा रेंट, लेबर को देना पड़ेगा वेजेस, कैपिटल विल टेक इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर विल टेक प्रॉफिट. वही है देखो, लेबर का कॉस्ट वेजेस, लैंड का कॉस्ट रेंट, कैपिटल का कॉस्ट इंटरेस्ट. मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट. फैक्टर प्राइसिंग, कैन आई से एवरी लैंड, every property will have a different rent, individual treatment. देखो, every labor depending upon his skill, knowledge, talent may earn a different salary or a wage. Every entrepreneur may earn a different profit. So please give individual treatment. And last are the theory of economic welfare. मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी कब अचीव होगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम रिसोर्स. मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसका आप बेस्ट यूज करो ताकि आपको मैक्सिमम वेलफेयर हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. कुछ भी अगर बच गया है, जैसे कि फर्नीचर बनाते वक्त जब कुछ वुड के पीसेस बच जाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, प्लीज मेक बेस्ट यूज ऑफ दोज पीसेस. ट्राई टू कन्वर्ट समथिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. Efficiency in production, there should not be wastage. All resources, wood, electricity, water, fuel, oil should put to best use. अगर आपने लेबर को काम पे रखा है तो उसको फुल यूटिलाइज करो. लेबर शुड नॉट सिट आइडल. Efficiency in consumption and efficiency in direction of production. मतलब we should, as a producer, we should produce only those goods which people want. लोगों को 4 व्हीलर खरीदना है और तुम ज्यादा 2 व्हीलर बना रहे हो, तो कैन आई से देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन ऑफ 2 व्हीलर एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ 4 व्हीलर. सो वॉट एवर कंज्यूमर नीड्स, वॉट एवर दे डिमांड, अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज शुड बी डाइवर्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. सो 3 चीज याद रखना: थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ वेलफेयर. ये तो था सब्जेक्ट मैटर. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स. थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ कॉस्ट, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहले है प्राइस थियरी. कौन सा थियरी? प्राइस थियरी. तो प्लीज एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम पे. Microeconomics is also known as dash price theory. Please note down. लिखो. Please write. Microeconomics is also known as dash price theory. Because यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंडिविजुअली डिसाइड होता है, हर एक फैक्टर का प्राइस, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंडिविजुअली डिसाइड होता है. नेक्स्ट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. Partial equilibrium मतलब only price and demand will be taken into consideration, all other factors will be kept constant. मतलब इनकम, पॉपुलेशन, जितने भी फैक्टर्स है, डिमांड के जितने भी फैक्टर्स है, सारे फैक्टर्स को रखा है साइड में, उसको कांस्टेंट रखा है. सिर्फ प्राइस के वजह से डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ प्राइस के वजह से डिमांड अप एंड डाउन हो रहा है. So price is the only factor they have considered. This is partial. All factors are not coming together. Only one factor, that is price. Now say example, अगर मैं out of 100 students सिर्फ एक student का डाउट सॉल्व करूं, बाकी सबको कहूं कि वेट, अभी मैं आपका डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करूंगा. पार्शियलिटी. आप ये कहो कि सर पार्शियलिटी कर रहे हैं, हमारा डाउट ही सॉल्व नहीं कर रहे. Same, if I keep all other factors constant and if I talk about only price, demand, only price, demand, then it is partial equilibrium.
नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, दैट इज स्टडिंग ईच एंड एवरी यूनिट इन डिटेल, माइन्यूट स्टडी सेपरेटली. देन एनालाइज ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी. ये वही पॉइंट है, हमारे कंट्री में एक तो रिसोर्सेज है लिमिटेड, रिसोर्सेज है स्कैर्स, वो मनी हो कि नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका बेस्ट यूज होना चाहिए, एफिशिएंट यूज होना चाहिए, कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट आना चाहिए. यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिनल मतलब एडिशन मेड टू टोटल. बेस्ट एग्जांपल देता हूं. से एग्जांपल, क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स. एक स्टूडेंट ऐड हो गया, पीछे से आया, लेट आया वो, तो एक स्टूडेंट आया तो टोटल कितने हो गए? 11. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 11, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्टूडेंट जो पीछे से आया है, द वन हु एंटर्ड लेट. I will talk about only that student. I will talk only to that student. This is marginal. This is marginal. I hope you understand. So बहुत ही सिंपल है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एडिशन मेड टू टोटल. ये पांच थे, एक और आया तो टोटल हो गए 6. बट ये जो ऐड हुआ है, 1 यूनिट एडेड. If I talk only about this unit, then it is marginal. Next is analysis of market structure. अब बहुत सारे डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर है. मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक है, परफेक्ट कंपटीशन है. तो ये सारे मार्केट्स को हम एक साथ स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल. कैन आई से परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स आर डिफरेंट, मोनोपोली के फीचर्स आर डिफरेंट, ओलिगोपोली फीचर्स आर डिफरेंट. सो मार्केट स्ट्रक्चर needs to given an individual treatment. Next is based on certain assumptions, like there are certain assumptions which are unrealistic, like perfect competition is one assumption, then full employment is one assumption, laissez-faire policy is one assumption. So please understand, मैं फिर से repeat करता हूँ, full employment, laissez-faire policy means no government intervention. Such assumptions may not be fulfilled in reality. Next is limited scope, does not deal with the nationwide economic problems. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप इज लिमिटेड. ही विल नॉट डील विद प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. नो, he will only talk about, or he will only solve individual problems, not country. Country के problems कौन solve करेगा? Macro, not micro. That's why microeconomic scope is limited. Study of individual unit, individual firm, individual household, particular unit, particular commodity, one product. Slicing method मतलब से example, ये पूरा अगर India है, if I consider this as an India, now if I divide this into small parts, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Orissa, small unit, I am studying only Gujarat, I am talking only about Maharashtra, I am only talking about Karnataka, studying individual unit, slice, dividing the whole economy into small parts. ब्रेड का पैकेट आप लोगे, जैसे ही ओपन करोगे तो एक एक स्लाइस बाहर आएगा. ईच एंड एवरी स्लाइस इज माइक्रो, पूरा लंप बिकम्स मैक्रो. सो दीज वेर द फीचर्स. ओके, एंड फिर आते हैं लास्ट, दैट इज importance of microeconomics. Now first is price determination. Now can I say, if we want to decide the price of goods and services, or price of factors, land, labor, capital, then microeconomics will help us in determining the price with the help of demand and supply. It helps in determining price. Second, working of a free market economy. A free market economy मतलब capitalist economy. So it helps us in studying capitalist economy, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मोर ऑफ प्राइवेट, मोर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस. अब पब्लिक फाइनेंस मतलब
अबाउट टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स करना है, कौन से इंडिविजुअल पे कितना टैक्स चार्ज करना है, ये तो इंडिविजुअल अप्रोच होगा। मतलब स्लैब्स बनाता है गवर्नमेंट कि अप टू 5 लाख नो टैक्स, फिर 5 लाख टू 10 लाख इतना परसेंट, 10 लाख टू 20 लाख इतना परसेंट. So individual treatment will be given. Hey, can I say my income would be different from your income? So my tax liability will be different from your tax liability. Is it same? No, individually every person may pay a different tax. International trade matlab we are importing which products, we are exporting which products. So country to country our products may differ. Utilization of resources, same point. Microeconomics will always tell you to make best use of resources, efficient use of resources, so there is less wastage and there is more welfare. Model building, like law of demand, law of supply, they all are model building that helps in understanding economics better, helps in taking business decisions. So first, business needs to identify their internal issues, internal strengths, internal weaknesses, which will help business to grow, expand and find a solution to a problem. Useful to the government, it is useful to the government in determining what tax, and forms a basis of welfare, because ultimate aim is to bring welfare in the society. Producer should earn good profit, society में होना चाहिए welfare, people should be satisfied. So ultimate aim is best utilization of available resources so that there is effectiveness and efficiency and ultimately welfare to all. So students, this many things you people are supposed to study in chapter number 1. Basically just to tell you features of microeconomics, study properly. Importance of microeconomics, you have to study properly, and just have a look, just go through subject matter of microeconomics, but major focus should be features and importance of microeconomics. So students, we are done with chapter number 1. This was a quick revision, okay, for the first chapter. Very small chapter, easy chapter, it will not take much of your time. Do it quickly. Thank you so much.